Assalamualaikum students. Today we are going to our next topic, that is major fields of biology. अब अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अगर हम इसके इंट्रो पे जाएं तो कल एक जो बेसिक पॉइंट रह गया था हमारा कि हम बायोलॉजी में हम कहते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, लेकिन हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस बेस या किस क्राइटेरिया के ऊपर कहते हैं कि ये लिविंग है और जो दूसरी चीज़ जो है वो नॉन लिविंग है। जैसे मैं कहूँ कि मैं खुद को लिविंग कह रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो बोर्ड है या जो टेबल है या जो भी इस सराउंडिंग में मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सारी नॉन लिविंग है। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया है या किस बेसिस पे हम इनको लिविंग कहते हैं? तो अगर आपने बिल्कुल किसी लेमैन बंदे को समझाना है या किसी को भी एक्सप्लेन करना है कि आप किसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हो, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि एनीथिंग दैट हैज़ कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और दे कैन डिवाइड देयर नंबर। हर वो चीज़ जिसमें रिप्रोड्यूस होने की एबिलिटी हो और वो रेस्पायर करता हो उसको हम क्या कहते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकता हो। लाइक ये अगर ये पीछे मेरे बोर्ड है तो ये अगर आप साल बाद आओगे 2 साल बाद आओगे तो ये बोर्ड अपना ना साइज़ इंक्रीज़ करेगा ना ये डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि इसमें वो पोटेंशियल ही नहीं है, इसमें वो एबिलिटी ही नहीं है, ना ही ये रेस्पायर कर सकते हैं। तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। हम क्योंकि रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है, हम अपना नंबर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करवा सकते हैं, हम साइज़ में ग्रो करते हैं। ठीक है, एक बेबी से एक अडल्ट ह्यूमन में कन्वर्ट होते हैं, तो हम क्या है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्योंकि बायो में हमने पढ़ने ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम अब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक साथ स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है ना। बहुत सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर, तो हम अपनी आसानी के लिए उनको क्या कर लेते हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो हम कहते हैं कि बायो में बहुत वास्ट एक जो है ये सब्जेक्ट है, तो इसमें आगे फर्दर हमारे पास फील्ड्स आ जाती हैं। जैसे हमारे पास मेजर फील्ड्स जो बायो में हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी? बॉटनी नंबर 1, नंबर 2 ज़ूलॉजी, नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। अब बॉटनी वो फील्ड है बायोलॉजी की जिसमें यू विल स्टडी प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अब वो इट्सेल्फ जो है वो बहुत बड़ी फील्ड है, बट हम बॉटनी वर्ड यूज़ करते हैं कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, कि आपने इस फील्ड में क्या करना होता है कि अर्थ के ऊपर कितने टाइप के प्लांट्स हैं, कहाँ पे किस रीजन में किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कैसे होते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स कैसे होते हैं, लैंड पे जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, या जो सी के अंदर भी आपको पता ना कि लाइफ जो है वो वाटर के अंदर भी एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पे कैसे प्लांट्स हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ऑल दैट इंक्लूड ऑल अबाउट प्लांट्स। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स जो है वो हमारे पास बॉटनी है। इसी तरह स्टडी ऑफ एनिमल्स जो है वो हमारे पास ज़ूलॉजी आ जाती है, जिसमें आप जितने भी एनिमल्स है दुनिया में, ठीक है, अगर आप एनिमल और प्लांट्स को डिफरेंशिएट करने हो तो वो तो एक अलग टॉपिक है ना, कि प्लांट्स आप उसको कहते हो कि एक तो जो मूव ना कर सकते हो, दूसरा जिनके सेल के बाहर सराउंडिंग में सेल वॉल प्रेजेंट हो, तो वो प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स वो होते हैं जो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह और उनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो इसलिए हम उनको एनिमल्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो अब जितने भी एनिमल्स हैं दुनिया में उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी। जो थर्ड फील्ड आ जाती है हमारे पास वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, माइक्रो मीन स्मॉल, ठीक है, बायोलॉजी मीन वही लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज़ बहुत छोटा है, वो इतने स्मॉल है कि विद नेकेड आइज यू आर नॉट एबल टू सी देम। आप उनको आपके जो आई साइट है वो उसकी भी एक स्पेसिफिक जो है वो रेंज है ना, कि आप इतनी रेंज की साइज़ जो चीज़ है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, बिलो दैट एवरेज आप उस चीज़ को नहीं देख सकते, वो विजिबल ही नहीं है आपकी नेकेड आई से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं कि जिनका साइज़ इतना छोटा है कि आप उसको विद द हेल्प ऑफ योर आइज़ आप उनको नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विदाउट माइक्रोस्कोप नज़र ना आए उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और उनकी स्टडी को फिर हम क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। उसमें आपके पास वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, बहुत सारे प्रोटिस्ट में ऐसे आ जाते हैं हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही आपको नज़र आएंगे। आप अब ये जो एयर है, इस एयर में मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टाइम प्रेजेंट है, बैक्टीरिया भी हैं, वायरसेस भी होंगे, बहुत सारे प्रोटिस्ट भी, मतलब आपके पास बहुत सारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका साइज इतना छोटा है। लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो वो आपको विजिबल होंगे, आप उसको देख सकोगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को है तो वो लिविंग है ना, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, नंबर अपना इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए हम उनको बायो में स्टडी करते हैं और उस फील्ड को फिर हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो ये 3 डोमेन्स थी, मेजर 3 फील्ड्स थी हमारे पास।
अब ये जो बहुत मैंने आपको जैसे कहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप एक ही साथ उनको सबको स्टडी नहीं कर सकते। अब मैं कहूँ कि एक साइंटिस्ट है तो वो सारे एनिमल्स को स्टडी करेगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक इंसान जो सारा कुछ कर ले। तो हम क्या करते हैं कि फर्दर इनके सब ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है। जैसे अब वो फिर हमारे पास सब फील्ड्स आ जाएंगी, सब कैटेगरीज आ जाएंगी, उसमें फिर हर फील्ड जो है वो एक स्पेसिफिक जो है उसको टारगेट करेगी, एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करेगी, या एक स्पेसिफिक इवन एक सेल को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक अलग फील्ड होगी, ठीक है। एक पूरे ऑर्गेनिज्म को, जैसे ह्यूमंस को स्टडी करने के लिए एक अलग फील्ड होगी हमारे पास, दूसरे एनिमल्स को स्टडी करने के लिए अलग। तो ये जो हम ग्रुपिंग कर देते हैं ना, फिर वो आगे में हमारे पास डिवीजन्स आ जाती हैं सब फील्ड्स। तो फिर हम उस लिहाज से हम कहते हैं कि बहुत सारी ब्रांचेज हैं आगे। उसमें से कुछ मेजर ब्रांचेस जो हैं वो आज हम इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। उसमें नंबर 1 जो ब्रांच है हमारे पास वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल स्ट्रक्चर, आप देखने में कैसे लग रहे हो, ठीक है, वो आपकी मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो आप मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ शेप साइज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। प्लांट्स की शेप कैसी है, उनका साइज कैसा है। जैसे मैं अगर प्लांट्स की बात करूं, ट्रैकियोफाइट्स, हायर प्लांट्स की बात करें, तो हम कहते हैं कि उनकी क्या मॉर्फोलॉजी होगी। तो आप सिंपल बताओगे कि जो ट्रैकियोफाइट्स जो हायर प्लांट्स हैं उनमें 3 बेसिक जो है वो 3 बेसिक रीजन्स हैं या पार्ट्स हैं। उसमें क्या आ जाता है, उसमें रूट्स हैं, शूट्स हैं और लीव्स हैं। तो ये आप उसकी क्या बता रहे हो, उसकी मॉर्फोलॉजी बता रहे हो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल शेप या साइज को स्टडी करना, दैट इज मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटमी। एनाटमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, किसी भी चीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जैसे ह्यूमंस की बात करो तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें लंग्स भी हैं, उसमें ब्रेन भी है, किडनी भी है, हार्ट भी है। तो आप ह्यूमंस के अंदर के स्ट्रक्चर्स को स्टडी जब कर रहे हो तो वो क्या है, उसकी एनाटमी आ जाएगी। लाइक आप ब्रेन है, मसल्स हैं, बहुत सारे हैं ना। तो इसी तरह प्लांट्स के अंदर आप आ जाओगे, जाइलम, फ्लोएम, या मतलब वो बेसिकली उसमें लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखोगे मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या जो भी, ये सारा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एनाटमी। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ये जो फील्ड है ये स्ट्रक्चर को नहीं जस्ट देखती है, ये उसके फंक्शन को देखती है कि वो अगर अब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर लंग्स तो देख लिया, ठीक है, लेकिन लंग्स जो है वो वर्क कैसे करते हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म क्या करते हैं। लंग्स का क्या काम है, रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। आप जो एयर बाहर से लेके जाते हो, इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, उससे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना, ये बेसिकली किसका काम है, लंग्स का काम है। तो रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व है, तो ये उसका क्या है, फंक्शन है रेस्पायरेशन। तो आप रेस्पायरेशन को जो है वो डिटेल में स्टडी करते हो कि लंग्स जो है वो अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म करेंगे, कैसे एयर आएगी, कैसे लंग्स एक्सपेंड करेंगे, कैसे गैसियस एक्सचेंज होगा। तो वो सारा का सारा प्रोसीजर है जो उसकी फिजियोलॉजी में आ जाएगा। इसी तरह आपकी डाइजेशन है, स्टमक में डाइजेशन कैसे परफॉर्म होती है, ठीक है, आप कैसे खाना खाते हो, कैसे वो फूड डाइजेस्ट होती है, कैसे छोटे पार्टिकल्स, कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं, स्टमक की वॉल्स जो है वो कैसे चर्निंग परफॉर्म करती हैं, मतलब उसको ग्राइंड कैसे करती हैं। ये सारी के सारी क्या है, उसका आप बेसिकली स्ट्रक्चर देख रहे हो, आप उसका फंक्शन देख रहे हो कि स्टमक ने डाइजेशन कैसे परफॉर्म किया। तो किसी भी स्ट्रक्चर का फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है वो, उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी वर्ड, हिस्टो जो है ये वर्ड जो है वो टिश्यू से लिखा हुआ है। आपको पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बना हुआ है, ठीक है। सेल इज़ अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो विदाउट सेल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसीलिए हम जो वायरसेस हैं, आपको पता है, उसको 5 किंगडम में इंक्लूड ही नहीं करते, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो प्रॉपर सेल्स, उनका सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इसलिए आपने उसको लिविंग फॉर्म से ही निकाल देते हैं। हम कहते हैं कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के इंटरमीडिएट में प्रेजेंट, ना वो नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करते हैं, ना वो लिविंग को करते हैं। तो अब इसलिए किसी भी चीज़ के लिविंग होने के लिए उसके अंदर सेल का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब बहुत सारे सेल्स मिल के जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम उन कहते हैं टिश्यूज़। जैसे हम कहते हैं कि लंग्स के सारे सेल्स जो मिल के वो क्या कर रहे होंगे, रेस्पायरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वो लंग्स टिश्यू हो गई। स्टमक के सारे सेल्स मिल के जो है वो डाइजेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वो स्टमक टिश्यू हो जाएंगे, ठीक है। आपकी स्किन जो है वो
पूरी की पूरी जो है वो एपिथेलियल सेल से कवर हुई होती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा टिश्यू आ गया जिसने आपकी पूरी स्किन को कवर किया हुआ है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है आपको। तो इस तरह ये जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं वो आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, वो आपके स्टमक के अंदर, ये वो आपके लिवर के सेल्स हैं, या जो भी टिश्यूज़ हैं आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में जो प्रेजेंट हैं, उनकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में वर्ड यूज हुआ हुआ है जीन, और सेकेंड वर्ड है हमारे पास हेरिडिटी। दो वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है। अब जीन्स किसको बोलते हैं कि आपको पता है कि हर सेल है, ठीक है, आपके पास जैसे ये एक सेल है, और सेल के अंदर आपके पास सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। अगर एनिमल्स की बात करें तो सेंटर में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स की बात करें तो थोड़ा सा साइड पे होता है, क्योंकि उनमें सेंट्रल वैक्यूल होता है, वो आगे हम स्टडीज में पढ़ेंगे। अब ये आप सपोज करो कि ये सेल है आपके पास, और ये इसका पास क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये डीएनए जब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना देता है ना, इस तरह जब सेल ने डिवाइड होना होता है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनाता है इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बेसिकली प्रोटीन्स और डीएनए जब एक दूसरे के साथ मिलकर एक स्पेसिफिक इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं तो उसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए ही होता है। अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना क्या था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, इसके ऊपर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं जीन्स। उन जीन्स के अंदर क्या होता है? आपकी सारी सेल की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होती है। आपके सेल ने कब कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कब कौन सी प्रोटीन बनानी है, ठीक है, कब डिवाइड होना है, कब डिवाइड नहीं होना, कब सेल डिवीजन स्टॉप करवानी है, कब इंक्रीज करवानी है, कब कौन सी चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट करनी है, कौन सी चीज़ इंपोर्ट करनी है। बेसिकली ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आर हैपनिंग इन सेल इज कंट्रोल्ड बाय योर जीन्स दैट इज प्रेजेंट इन योर न्यूक्लियस। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो आपका डीएनए कंट्रोल करता है, और डीएनए के ऊपर डिफरेंट जीन्स होती है। हर जीन का एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे आप घर में बहुत सारे मेंबर्स हो अगर, तो सब ने अपना अपना काम डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह डीएनए के ऊपर 1000 मिलियंस ऑफ जीन्स होती है, और हर जीन का एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे आपका स्किन का कलर है, ठीक है, तो ये कलर जो है इसके लिए एक स्पेसिफिक जीन होगी जो आपकी बॉडी का कलर डिसाइड करेगी। इसी तरह आपका आइज़ का कलर क्या है, आपका हेयर का कलर क्या है, ठीक है, आपकी हाइट कैसी है, आपकी जो है वो वॉइस किस तरह की, इवन हर चीज़ आपकी जो है वो उसके लिए एक, इसको हम ट्रेट बोलते हैं। ये ट्रेट्स हैं, आपकी स्किन का कलर, आपकी हेयर का कलर, आपकी हाइट, ये आपकी ट्रेट्स हैं। और इन हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए आपके सेल के अंदर जो है वो एक जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन जीन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। उसके वर्ड निकला हुआ जेनेटिक्स। और हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आपने देखा होगा, आप हमेशा ऐसे ही क्यों होता है कि हम अपने माँ बाप से रिजेंबल करते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे माँ बाप जैसी होती हैं। ऐसा है ना, ऐसे ही है ना। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि हम आसपास के लोगों से मिल रहे हो, अपने माँ बाप से रिजेंबलेंस। हमेशा ऐसा ही होता है कि हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे होते हैं। और ऐसा क्यों होता है हमेशा? जैसे कल भी हमने एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन की थी कि अगर रेड फ्लावर वाला प्लांट है तो उससे जो नेक्स्ट आएगी जनरेशन, उसमें भी रेड फ्लावर ही होंगे। ग्रीन क्यों नहीं हो सकते, पर्पल क्यों नहीं हो सकते, वाइट क्यों नहीं हो सकते? तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है ना जो कि ट्रांसफ़र हो रही है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, जो उसको मैसेज कन्वे कर रही है, जो उसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आ रहा है जो कि पिछले जनरेशन में थी, ठीक है। अब एग्जैक्ट कॉपीज़ तो नहीं, और अब एग्जैक्ट आप कॉपीज़ तो नहीं होते अपने पेरेंट्स के, आप थोड़े बहुत चेंज होते हैं। तो उसका मकसद ये होता है कि उसमें वेरिएशंस भी आती हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है या क्रोमोसोम्स जब आपस में से सेग्रीगेट कर देते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होती है, जिससे क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट चेंज होता है। तो उस चेंजेस की वजह से आगे नेक्स्ट जनरेशन में क्या आती हैं? वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस आती हैं। तो अब ये क्या है? ये जीन्स वो पार्ट हैं जो कि क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और जीन्स ही वो पार्ट हैं जो कि क्या कर रही हैं? वो इंफॉर्मेशन लेके जा रही हैं कि नेक्स्ट जो इंडिविजुअल आएगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उसका कलर क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। ये सारे की सारी जो है चीज़ कंट्रोल कर रही है वो जीन कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो इस सारी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स।